हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो, यूनिट 5 के लेक्चर 1 में मैंने आपको राउल्ट का नियम काफ़ी अच्छे से बता दिया था। और राउल्ट के नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी अवयव होगा विलयन में, उसका जो वाष्प दाब होगा वो किसके समानुपाती होता है, उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। और समानुपाती के साइन को हटाते हैं तो शुद्ध विलायक का, उस अवयव का यदि हम शुद्ध विलायक लेते हैं तो उसके जो दाब होता है वो आता है अपना। ठीक है, यही अपन लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब यहाँ पे इस नियम का फॉलो करते हुए अपन लोग देखेंगे कि आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं। ठीक है, तो अपन इनको इसी तरीके से पढ़ेंगे, एक तरफ आदर्श और दूसरी तरफ अनादर्श, यानी कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले जो भी विलयन आपके राउल्ट के नियम को फॉलो करें, जो विलयन राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हैं उनको बोल दोगे आप आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के लॉ को फॉलो ना करें उनको आप लोग बोल दोगे क्या भाई, अनादर्श विलयन। ठीक है, बात क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखो, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि जो वाष्प दाब होगा किसी भी अवयव का, हम विलयन बनाते हैं, विलयन बनाया हुआ है और उसमें किसी अवयव का वाष्प दाब देखना है तो वो किसके समानुपाती होता है, उस अवयव की जो मोल भिन्न होती है। जैसे ए अवयव है तो ए अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, या दूसरे शब्दों में ये जो होता है आपका किसके बराबर होता है, एक्स से पी नॉट ए के बराबर होता है। अब ये राउल्ट का नियम फॉलो नहीं कर रहा तो इसका मतलब यहाँ पर ये मान उसके बराबर नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, तभी तो ये राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। अब तीसरी बात, आदर्श विलयनों में पता है क्या होता है, जैसे मैंने माना कि ए और बी अवयव को मिला के मैंने विलयन बनाया है ए बी, और ये मेरा आदर्श विलयन है। अच्छा, ए बी विलयन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए के बीच जो लगने वाले बॉन्ड हैं वो तोड़ने पड़ेंगे, बी और बी के बीच जो बने हुए बॉन्ड हैं वो तोड़ने पड़ेंगे, साथ में ए और बी के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो आदर्श विलयनों के केस में पता क्या होता है, इन बंधों को तोड़ने के लिए जो दी गई है एनर्जी और ये जो बंध बनना है, ये सारी चीज़ें बराबर होती है। यानी कि ये जो अपने बल होते हैं ए और ए के बीच, यानी कि आप लोग बोल सकते हो यहाँ विलय के पार्टिकल्स के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है, क्योंकि भाई बंध को तोड़ना यानी कि उनके आकर्षण बल को आप खत्म कर रहे हो, यानी कि इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है और विलयनों के कणों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो सेम होता है, समान होता है। बात क्लियर है। विलय के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है यहाँ पर विलायक यानी कि ये यदि विलय है तो विलय और विलय के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ये विलायक है तो विलायक और विलायक के बीच लगने वाला आकर्षण बल किसके बराबर होता है, विलय और विलायक के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। बात क्लियर है। तो अनादर्श विलयन में ये काम नहीं हो रहा होगा, यानी कि यहाँ विलय और विलय के पार्टिकल्स और विलायक और विलायक के पार्टिकल्स के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है भाई वो नॉट इक्वल्स टू किसके होगा, विलय और विलायक के। अब ये इक्वल नहीं है तो दो ही कंडीशन है, या तो ये आकर्षण बल यानी कि इधर लेफ्ट साइड वाला या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, दो कंडीशन है। अच्छा, अब देखो, यदि ये आकर्षण बल यानी कि अपने विलायक और विलय के बीच लगने वाला आकर्षण बल ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पार्टिकल्स के बीच ज़्यादा आकर्षण बल है, तो ये ज़्यादा मतलब एक दूसरे के प्रति क्या है, देखो यदि आकर्षण बल ज़्यादा है तो ये वाष्प में कन्वर्ट होंगे क्या, भाई वाष्प में कन्वर्ट होने का भी मतलब क्या होता है, द्रवों के बीच दूरियां बढ़ रही है और वो वाष्प बन के दूर हो रहे हैं। यहाँ तो आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है तो द्रव की वाष्प में बदलने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी इस विलयन के, ये जो विलयन बनाया अपना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं कौन सी कंडीशन की बात कर रही हूँ, इस ए कंडीशन की बात कर रही हूँ, फर्स्ट कंडीशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी फर्स्ट कंडीशन है और ये वाली सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन के केस में यहाँ की साइड लगने वाला जो आकर्षण बल है, विलय और विलायक के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है वो इस विलयन के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल से ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ द्रव की जो वेपर बनेंगी वो कम बनेंगी कंपैरेटिवली दिस, और यहाँ जब वेपर ही कम बन रही हैं तो यहाँ लगने वाला वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। यानी कि इस वाले केस में आपके पास पता है क्या होने वाला है, यहाँ आपका वाष्प दाब कम हो जाएगा, इससे शुद्ध अवस्था में क्या कहते हैं, यहाँ पे जब विलयन आप बनाओगे इस चीज़ का
विलयन का वाष्प दाब ज़्यादा हो जाएगा। ये विलयन है मेरा पी ए, तो विलयन है। पी नॉट इज शुद्ध विलय या शुद्ध विलायक जो द्रव अवस्था में है वो है अपनी शुद्ध विलायक था अपना, तो शुद्ध विलायक के बीच में लगने वाला आकर्षण बल तो ज़्यादा है, तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जबकि विलयन में आकर्षण बल कम होने की वजह से ज़्यादा वेपर बनेंगी, और ज़्यादा वेपर बनेंगी तो ज़्यादा दबाव लगाया जाएगा, यानी कि विलयन का दाब बढ़ गया, पी ए बढ़ जाएगा। सिमिलरली पी वी भी बढ़ जाएगा, और पी ए और पी वी बढ़ने से जो टोटल प्रेशर है भाई वो भी आप लोगों का बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये चूंकि दाब बढ़ने वाली स्थिति है तो इस चीज को आप बोलते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। बात क्लियर है। अब दूसरा केस देखो, दूसरे केस में मैंने आप लोगों से क्या कहा है कि अब यहाँ पे आपका इधर यानी विलय और विलायक और विलायक के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम है। इसका मतलब अब वेपर्स क्या बनेंगी, ज़्यादा बनेंगी। कब? शुद्ध विलायक की स्थिति में। ठीक है, अब इस स्थिति में जब वाष्प ज़्यादा बन रही है तो लगने वाला दाब भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पे विलयनों का आकर्षण बल ज़्यादा है। भाई देखो यहाँ विलयनों वाला तो आकर्षण बल ज़्यादा है, जबकि विलायक वाला आकर्षण बल जो है वो कम है। इसका मतलब यहाँ विलयनों का जो वाष्प दाब आने वाला है वो शुद्ध वाले से तो कम आएगा, और शुद्ध वाले से जब कम आएगा यानी कि वाष्प दाब कम हो गया, इसको बोलोगे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। कौन सा विचलन? ऋणात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन में तो विलयनों का वाष्प दाब ज़्यादा है और ऋणात्मक में आपका वाष्प दाब कम है, इसीलिए इनका नाम बोलते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। इस चीज़ को यदि आप कर्व में बनाना चाहो तो देखो किस तरीके से बनाओगे। धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को यदि ग्राफ में शो करना चाहो तो किस तरीके से शो करोगे। यदि ये आपका सिंपल राउल्ट वाला कर्व बना देती हूँ पहले मैं, जो आपको सिखा दिया, ठीक है। इस तरीके से ये जितना भी ब्लैक वाला डायग्राम है ना वो पूरा की पूरा आपका किसका है भाई? राउल्ट का है। पी नॉट ए हो गया, पी नॉट बी। यहाँ पे इस वाली लाइन पे यदि आप देखोगे तो इस वाली लाइन के लिए इनको उल्टा करो भाई। अगर इस तरीके से कभी कंफ्यूज हो जाओ तो आपको किस तरीके से करना है। देखो एक्स ए यहाँ से यहाँ जाने पे बढ़ रहा है, एक्स ए यहाँ मैक्सिमम है, एक्स ए यहाँ मैक्सिमम है, तो ये हो गया आपका पी नॉट ए हो गया। यानी कि यहाँ से आप बढ़ते जा रहे हो और आपका पी ए का मान बढ़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पी ए बराबर किसके? एक्स ए पी नॉट ए के। ठीक है, और इस वाली लाइन पे बी का सारा काम चला हुआ आ रहा है, तो यहाँ आपके पास होगा एक्स बी पी नॉट बी किसके बराबर? पी बी के बराबर। और ये पूरी लाइन पी टोटल बताएगी, और पी टोटल किसके बराबर होता था? पी ए प्लस पी बी के। अब यदि आपको धनात्मक विचलन शो करना है, धनात्मक विचलन का मतलब वाष्प दाब आपका कैसा है? ज़्यादा है। और वाष्प दाब ज़्यादा शो करने के लिए भाई वाष्प दाब ज़्यादा है ना, तो लो ज़्यादा वाष्प दाब हो गया, और इस तरीके से आपका क्या हो गया यहाँ धनात्मक विचलन क्लियर। और ऋणात्मक विचलन के केस में क्या होगा? बस इस चीज़ की जगह इस बार दाब को आप लोग क्या कर दोगे? कम कर दोगे। किस तरीके से? ये लो दाब कम हो गए नीचे की तरफ, यानी दाब कम हो गए, और ये आपका क्या हो गया? ऋणात्मक विचलन हो गया। इतनी बात क्लियर है। आदर्श विलयनों में जब आप मिश्रण कर रहे हैं तो अपने आकर्षण बल समान है। यहाँ पे मिक्सिंग की जो एंथैल्पी होती है वो 0 होती है, किसमें? आदर्श विलयनों में। और मिक्सिंग के बाद जो वॉल्यूम चेंज होता है वो भी 0 होता है इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। बट नॉन आइडियल के केस में दो स्थिति हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, जहाँ दाब ज़्यादा है। धनात्मक के केस में डेल्टा एच मिक्स बी ग्रेटर देन 0 होगा और डेल्टा वी मिक्स वी ग्रेटर देन 0 होगा। जबकि ऋणात्मक के केस में दाब कम है तो डेल्टा एच मिक्स बी लेस देन 0 होगा और डेल्टा वी मिक्स बी लेस देन कैसा होगा? आपका 0 होगा। और ये आपके आदर्श और अनादर्श विलयन इस तरीके से कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन को शो करने की विधियाँ, कि किस तरीके से आप सांद्रता को भिन्न भिन्न तरीके से शो कर सकते हो, कौन कौन से मेथड होते हैं। देखो नाम तो आप लोगों ने सुने होंगे, लाइक मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, भार प्रतिशत यानी परसेंट W/W, परसेंट W/V, परसेंट V/V, मोल भिन्न यानी कि मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें नाम सुने। ये होती हैं सारी कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करने की विधियाँ की किस तरीके से आप सांद्रताओं को व्यक्त करोगे। तो अपने को वही टॉपिक पहले पढ़ना है, तो आप लोग हेडिंग डालोगे विलयनों की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियाँ।
हेडिंग डालोगे विलयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। तो हेडिंग डालो विलयनों की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करने की विधियां। अपन ना सांद्रता को प्रदर्शित करने के दो तरीके होते हैं, देखो कौन कौन से। एक होता है आपका W/W, पहले अपन इस तरीके से पढ़ते। एक होता है आपका W/W मेथड, एक होता है आपका W/V मेथड। W/W मेथड में क्या होता है, इसको बोलते हैं भार भार, आप परसेंट भी लगा लेते हो तो उसको बोलते हो आप लोग क्या, भार भार प्रतिशत। ये वाला है भार भार मात्रक, इस वाले मेथड को बोलते हैं भार भार मात्रक, यानी कि वेटेज यूनिट्स, वेटेज यूनिट। और इसको बोलोगे आप लोग भार आयतन मात्रक, वेटेज वॉल्यूम यूनिट। यानी कि इस वाले केस में ऊपर भी भार होगा और नीचे भी भार ही होगा, जबकि उस वाले केस में ऊपर भार होगा और नीचे आयतन होगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या टेम्परेचर का भार पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। देखो समझ में नहीं आया तो ये सोच लेना कि आप अभी तो अपने घर पे बैठे हुए हो, घर का रूम का टेम्परेचर 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपका जो मास मतलब आपका जो वेट है वो 50 kg है। आप अपने घर से कहीं बाहर गए, मार्केट गए और बाहर जो टेम्परेचर हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, भरी गर्मी में गए हो, मई जून की में, तो घर आने के बाद क्या आपका जो वेट है वो 50 से 40 हो जाता है क्या? 50 का 50 ही रहता है ना, जितना आपका उतना ही रहता है। ऊपर से कुछ खाया हो मार्केट से तो वजन और बढ़ जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर का तो वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितनी भी इकाइयाँ होती हैं भाई, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। टेम्परेचर चेंज कर भी दोगे तो इनके मान में कोई भी फर्क नहीं आएगा, जबकि आयतन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस क्या होती है, प्रसारित होती है, यानी कि उनका आयतन बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। टेम्परेचर में जैसे जैसे चेंज करोगे इनकी वैल्यू में भी उसी तरीके से चेंज आता जाएगा। ये दो बात क्लियर हैं। अब आपको यहाँ देखना है कि भार भार मात्रक में आपको पढ़ना क्या क्या है। देखो यहाँ आपको पढ़ना है परसेंट W/W, यानी कि परसेंट भार भार प्रतिशत। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, भार भार प्रतिशत। ठीक है। दूसरा आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पर ppm, ये होता है आपका पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। एक आपको पढ़ना है ppv, ये होता है आपका पार्ट्स पर बिलियन। एक आप लोगों को पढ़ना है मोलेलिटी, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो क्या, मोललता। एक आपको पढ़ना है मोल फ्रैक्शन, यानी कि जिसको आप लोग बोलते हो मोल भिन्न। ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, देखो इसके अंदर आपको एक पढ़ना है सबसे पहले मोलरता, इंग्लिश में बोलते हो आप लोग मोलरिटी। दूसरी आपको पढ़नी है इसमें नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। एक आप लोगों को पढ़नी है फॉर्मलता, जिसको आप लोग बोलते हो फॉर्मेलिटी। एक आप लोगों को पढ़नी है परसेंट W/V, यानी कि भार आयतन प्रतिशत। ठीक है। आज के लेक्चर में अपन लोग इनको कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक, देखो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं, देखो ये तीनों डेफिनेशन तो एक साथ कंप्लीट होंगी। मैं आपको एक सिखाऊंगी, बाकी दो तो फ्री हैं, है ना, एक के साथ दो फ्री। ये वाला केस चलेगा यहाँ पे, देखो किस तरीके से।
सबसे पहले ये सारा काम करें तो हम ना एक अपना कंटेनर फिक्स कर लेते हैं जिसमें अपन लोग विलय को क्या प्रदर्शित करने वाले हैं, विलाय को क्या प्रदर्शित करने वाले हैं। फिर पूरे यूनिट में अपना वही मेथड रहेगा। देखो किस तरीके से ये है मेरे पास, और इसमें विलय और विलायक दोनों मिले हुए हैं, ठीक है। और मैंने बोल दिया यहाँ पे जो विलय है उसको तो मैंने ए लिखा है, और मेरा जो विलायक है वो मैंने बी है। विलायक क्या है मेरे पास, बी है। तो इस विलय की जो मोल हो जाएंगे वो Na हो जाएंगे, इसका बाहर कितना हो जाएगा, WA हो जाएगा, ठीक है। और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा भाई, Ma हो जाएगा। और इसका यदि आयतन ले लूँ मैं तो आयतन VA, ठीक है। और मैंने अभी यहाँ पे आयतन जो लिया हुआ है वो ml में लिया हुआ है। विलायक के केस में मोल आपके कितने हो जाएंगे भाई, NV, बाहर कितना हो जाएगा, WV, मोलर मास कितना हो जाएगा, MV, और आयतन आपके पास हो जाएगा VV। अच्छा, इन दोनों को मिलाने से, मिक्सिंग से ये क्या बन गया आपके पास, विलयन। और इस विलयन का टोटल आयतन कितना हो गया बताना एक बार मुझे, VA आयतन इसका, VV आयतन इसका, तो टोटल आयतन VA प्लस VV हो जाएगा, ठीक है। और टोटल भार देखो, यानी कि आपने 5 ग्राम यानी WA ग्राम इसके मिलाए हैं, WA ग्राम तो आपने विलय के मिलाए हैं, और WV ग्राम आपने विलायक के मिलाए, यानी कि 2 ग्राम प्लस 3 ग्राम, यानी टोटल भार WA प्लस WV ग्राम हो जाएगा। अब मैं पूरी ही जितनी भी आपको कंसंट्रेशन की विधियां सिखाऊंगी या जितनी भी यूनिट कराऊंगी वहां विलय को A और विलायक को B मान के चलूंगी। अंडरस्टूड होना चाहिए आपका, ठीक है। ये डायग्राम एक तरफ से याद के माइंड में बैठ जाना चाहिए। ये याद है तो काफी सारी चीजें ऑन द स्पॉट सॉल्व होंगी। तो देखो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं परसेंट W/W। परसेंट W/W, ठीक है। ऊपर भी भार आएगा, नीचे भी भार आएगा। हम पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूले के बाद डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, परसेंट है तो 100 आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हुआ है जब भी कोई आप डेफिनेशन बनाओ तो ऐसा कुछ करो कि सारा की सारा उसके अंश में आ जाए, ठीक है, और बाकी सारी चीजें एक हो जाए। अब मुझे इस पूरे मान को मुझे एक करना है। रुको एक सेकेंड, मुझे इस पूरे मान को एक करना है तो मुझे WA प्लस WV का मान क्या रखना पड़ेगा, 100 ग्राम। तभी तो 100/100 कितना होगा, 1 होगा। और तभी तो परसेंट W/W किसके बराबर आएगा, WA के बराबर आएगा। तो यहाँ से क्या डेफिनेशन निकली, देखो 100 ग्राम विलायक में, ये क्या है मेरे पास, WA प्लस WV क्या है, सॉरी विलियन है, WA प्लस WV क्या है, विलियन। तो आप क्या बोलोगे, 100 ग्राम विलियन में विलय की ग्राम में मात्रा, WA ग्राम में है, 100 ग्राम विलियन में विलय की ग्राम में मात्रा को भार प्रतिशत कहते हैं। भाई क्लियर है सबको ये डेफिनेशन क्या हो गई कि 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में, ये WA भी आपका ग्राम में ही होता है, 100 ग्राम विलियन में विलय की ग्राम में मात्रा भार प्रतिशत कहलाती है। इतना आप लोगों को क्लियर। अब यहाँ से देखो सेम केस आप लोग PPM के केस में लगाओगे। PPM में ये क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन का मतलब क्या होता है भाई आपके पास 10 lakhs, ठीक है। ये आपके पास 10 lakhs हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला बनेगा PPM के लिए, ये हार्ड वाटर को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास WA प्लस WV। अच्छा 10 लाख, अच्छा 1 लाख का मतलब 10⁵, 10⁶। जब परसेंट था तो 100 का मल्टीप्लाई किया, मिलियन है तो किसका मल्टीप्लाई करोगे, 10⁶ का। ये तो इसका फॉर्मूला है, ठीक। डेफिनेशन किस तरीके से बनाओगे, अगेन मुझे ये वाला पोर्शन जो है वो किसके बराबर कर देना है, 1 के बराबर कर देना है। ये मुझे जब 1 के बराबर करना है इसका मतलब 10⁶, WA प्लस WV मुझे 1 करना है, ये 1 करना है तो इसकी वैल्यू भी मुझे कितनी पुट करनी पड़ेगी, 10⁶। WA प्लस WV कितना रखना पड़ेगा, 10⁶। तो यहाँ से आप लोग क्या डेफिनेशन निकालोगे भाई कि 1 मिलियन, विलियन के 1 मिलियन, भाई विलियन और मिलियन अलग अलग वर्ड है। विलियन यानी सॉल्यूशन के 1 मिलियन में बोल लो या 10⁶ ग्राम बोल लो, ठीक है। 1 मिलियन वर्ड यूज करो या 10⁶ ग्राम यूज करो, दोनों का मतलब एक है कि सॉल्यूशन के 10⁶ ग्राम में
सॉल्यूशन के 10⁻⁶ ग्राम में घुली हुई विलेय की ग्राम में मात्रा पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। क्लियर है? सेम टू सेम केस पीपीवी में देखो, पीपीवी ये होता है पार्ट्स पर बिलियन, और 1 बिलियन 10⁹, 1 मिलियन 10⁶, इस तरीके से। तो यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे फॉर्मूले में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, इस बार 10⁹ का मल्टीप्लाई करोगे, और डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई, डेफिनेशन अगेन, अब ये मुझे वैल्यू 10⁹ रखनी पड़ेगी, तो डेफिनेशन क्या बोलोगे, विलियन के 10⁹ ग्राम में, विलियन के 10⁹ ग्राम में घुली हुई विलेय की ग्राम में मात्रा पार्ट्स पर बिलियन कहलाती है। सीखा हमने, ये बना के गए 2, ठीक है। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है कि कहाँ 100 का मल्टीप्लाई होगा, कहाँ 10⁻⁶ का, कहाँ 10⁹ का। ये जो इनके आगे लगे हुए वर्ड्स हैं, ये खुद ब खुद अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं कि भाई तुम मेरे लिए इस चीज़ का मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? बाकी ऊपर विलेय और नीचे विलियन चला हुआ आ रहा है, इतनी क्लियर है? ठीक। अब यहाँ से आप लोग सीखोगे मोललता। देखो मोललता, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हो क्या, मोलरिटी। हम लोग स्टैंडर्ड डेफिनेशन सीखेंगे, फिर उसके बाद उस डेफिनेशन पे आएंगे, यानी कि उस फॉर्मूले में आएंगे जो आपको याद होगा। देखो मोललता को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। भाई इनकी रिप्रेजेंटेशन याद रखना कि मोललता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग स्मॉल m से, मोलरता को कैपिटल M से करेंगे। तो मोललता होता है आपका ऊपर मोल होते हैं विलेय के, Na क्या हो गया, Na देखो विलेय के मोल हो गए, Wb क्या हो गया, विलायक का भार हो गया। अब मुझे मोललता की डेफिनेशन करनी है, तो Wb को मुझे 1 kg रखना पड़ेगा, तभी तो m बराबर किसके आएगा, Na, यानी कि विलेय के मोल के बराबर। यही कर रहा है डेफिनेशन का तरीका। तो अब लोग आप क्या बोलने वाले हो कि विलायक के 1 किलोग्राम में, विलायक के 1 किलोग्राम में जो विलेय के मोल होंगे, विलेय के मोल की कितनी संख्या, कितने मोल विलेय घुला हुआ है, उसको आप लोग क्या बोलोगे, मोललता बोलोगे। कि विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों को विलियन की मोललता कहते हैं। कोई आपसे इसकी यूनिट पूछे तो भाई मोल की तो ये मोल ही रहने वाली है, इसकी केजी तो मोल। वैसे तो आप सिंपल है ना, क्या कहते हैं, क्या लिखते हो, मोललता ही लिखते हो। मोललता इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपका कि 1 मोलर सॉल्यूशन, 5 मोलर सॉल्यूशन, और मोलरता के लिए 5 मोलर सॉल्यूशन, इस तरीके से करके वर्ड आते हैं। यहाँ से आपसे पूछे कि विलेय के कितने मोल हैं, तो निकाल देना। Na किसके बराबर होगा, m × Wb के बराबर होगा। अब उसने नहीं दिया भाई किलोग्राम में, उसने ग्राम में दिया। जनरली वो आपको विलायक की मात्रा ग्राम में देता है, तो भाई दे ले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है। अब मैंने कहा कि मेरे को किलोग्राम में मात्रा ना दे के ग्राम में मात्रा दी हुई, W किस में है, WB किस में दिया हुआ है, मुझे ग्राम में दिया हुआ है, यानी कि m = Na/WB। ये ग्राम में दिया हुआ है, पर मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग लगता है भाई। ये चीज़ याद कर लो। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग, जब यहाँ 1000 का भाग लगाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इस तरीके से आएगा। ये फॉर्मूला पढ़ते हो आप लोग। और यहाँ पे डेफिनेशन क्या मिल जाएगी कि विलायक के 1 ग्राम, अब यहाँ पे इसको करोगे तो 1 ग्राम बोलोगे विलायक। अब देखो 1 ग्राम तो बिल्कुल ही मत करना डेफिनेशन तो आप हमेशा 1 किलोग्राम से ही याद करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली अब ये भी आपका किस में चेंज हो गया है, किलोग्राम में। ग्राम अपॉन 1000 किलोग्राम ही हो गया। तो विलायक के 1 किलोग्राम में घुली हुई विलेय की मोल की मात्रा मोललता कहलाती है। इतनी बात क्लियर है। अपने को ये भी पता है मोल का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय का मोलर मास। इसको इस फॉर्मूले में लगाओ। इस तरीके से आपके पास ये फॉर्मूले आ गए। ठीक, ये सारी चीज़ें आ गई अपने को। अब क्या होता है, कभी कभार एग्जाम में आपको मोललता सीधे नहीं देता, मतलब सीधे आपको इन सभी मानों को नहीं देगा।
ठीक है। मे बी वो आपको क्या दे दे, परसेंट डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू दे दे। सेम टू सेम केस पीपीवी में हो जाए, पीपीवी में हो जाए कि आपको ये मान डायरेक्ट मतलब आपको पूछे कि मुझे पीपीएम में मात्रा बताओ और परसेंट डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू में वो आपको मात्रा दे दे, तो देखो आपको वहाँ क्या करना है, ये मोलल था तो यहाँ पे खत्म हो गया। मैंने कहा परसेंट डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू दे के वो आपसे पीपीएम पूछे तो आपको क्या करना है। देखो पीपीएम क्या है आपका, इतना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक। और ये किसके बराबर बताया मैंने आपको, परसेंट डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू के इंटू 10⁻⁴। तो दो भाई किस भी तरीके से दो, मैं क्वेश्चन करने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे परसेंट डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू में दोगे तब भी मैं पीपीएम में मात्रा निकाल दूंगा। अगर पीपीवी में पूछे आपसे कि परसेंट पीपीएम दे दे, सॉरी पीपीएम दे दे या परसेंट डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू दे दे और आपसे पीपीवी निकलवाए, पीपीवी कितना है आपका, इतना होता है। अब इसे देखो, इसको भी तोड़ दो, ठीक है। और इसको आप लोग क्या बोलते हो, परसेंट डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, तो इसको आप बोल दोगे परसेंट डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू 10⁻⁷। ठीक है। ये तो परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू अपन केस में हो गया। यदि आपसे पीपीएम दे के पीपीवी पूछे तो देखो इस फॉर्मूले को अरेंज करो इस तरीके से, 10⁻⁹ को 10⁻⁶ इंटू 10⁻³ बोल सकती हूँ। क्यों, क्योंकि सेम बेस होने पे पावर्स जुड़ जाती हैं। अब यहाँ देखो ये किसका मान बताया था आपको, वहां पे भी लिखा हुआ है पीपीएम का और 10⁻⁴। तो भाई आप लोग पीपीएम दिया हो तब भी पीपीवी आप लोग निकाल सकते हो। और कभी कभी पता है क्वेश्चन में क्या करता है आपको, क्वेश्चन में परसेंट डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू दे देगा और आपसे मोललता पूछ लेगा। सजाया क्वेश्चन देने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो आप उस केस में क्या करोगे, आपको दिया क्या हुआ है, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू वी की वैल्यू दी हुई है आपको, साथ में कुछ ना कुछ कोई ना कोई आपको हिंट दी होगी, लाइक 100 ग्राम विलियन में दे दिया होगा, यानी कि 100 ग्राम विलियन में आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया होगा कि लाइक 100 ग्राम विलियन में, या फिर परसेंट डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू का मान लो आपको 60% दिया हुआ है, आपको परसेंट डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू का मान 60% दिया हुआ है, यानी कि इसकी वैल्यू आपको 60 दी हुई है, 60 अपॉन 100 दी हुई है। ऊपर क्या है ये आपका डब्ल्यू ए है, नीचे क्या है आपका डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी है, यानी कि विलियन की ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है, 100 ग्राम। विलियन के लिए आपको दिया हुआ है 100 ग्राम और विलय की मात्रा कितनी दी हुई है, 60 ग्राम। यहाँ से क्या आप लोग विलायक की मात्रा नहीं निकाल सकते, विलायक की कितनी हो जाएगी, विलियन में से विलायक को घटा दो, 100 माइनस 60 40 ग्राम। अब देखो उसने क्वेश्चन में आपको विलय भी दे दिया, विलायक भी दे दिया, तो आपसे मोललता भी पूछ सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि मोललता में आपको ये सारी चीज़ें सजी सजाई मिले, आपको निकालनी पड़ सकती है। इस तरीके से आपको सारे फॉर्मूलों को मैनिपुलेट करना है। लास्ट आप एक मोल भिन्न भी सीख जाओ, देखो किस तरीके से निकालते हैं मोल भिन्न। मोल भिन्न और इंग्लिश में इसको बोलते हैं आप लोग क्या, मोल फ्रैक्शन। भिन्न यानी फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपने फ्रैक्शन का मान हमेशा 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन। देखो आपने मान लिया कि अभी ये जो कंटेनर से बनाया था ना, इसमें 2 टाइप के पार्टिकल्स हैं ए और बी, इसकी मोल हो गई Na और इसके मोल हो गए Nb। अब मैंने बोला कि ये बताओ कि इसमें मोल जो अपने विलय के जो मोल हैं उसका कितना पार्ट, उसका कितना फ्रैक्शन है। अच्छा फ्रैक्शन में ही मल्टीप्लाई कर दो आप 100 का तो परसेंटेज निकल जाती है। पहले से सीखो डेली लाइफ में। आपसे कभी कभी टीचर पूछते हैं कि आपकी केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में कितने % मार्क्स आए। आपके 3 पेपर होते हैं बीएससी में और टोटल मिला के पेपर लगता है कितना, लाइक मान लो 150 का पेपर लगता है, टोटल जो मार्क्स होते हैं 150 होते हैं और आपके आए हैं 100 मार्क्स। अब आपसे वो 2 तरीके से नंबर पूछता है, या तो कितने % मार्क्स आए या कितने फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन आपका कितना है। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए आप क्या करते हो, परसेंटेज के लिए आप लोग करते हो कि कितने मार्क्स आए, कितने में से आए इंटू 100। ठीक है, यहाँ से आप लोग परसेंटेज निकाल लेते हो। यदि आप इस 100 का मल्टीप्लाई ना करो तो आपके पास फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और मैंने आपको बोला फ्रैक्शन का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। ये बताओ कभी परसेंटेज 100 से ज़्यादा सुनी है क्या,
कभी भी परसेंटेज 100 से ज़्यादा सुनिए क्या कि इसके 200% नंबर आए, ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, 100% होता है। या तो टोटल 100% मार्क्स आएंगे या उससे कम आएंगे, और सबसे कम परसेंटेज 0% यानी फेल, बिल्कुल ही ऐसा होता नहीं है। आप लोगों के 0% मार्क्स कभी आज तक आए नहीं होंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन में देखो, अब मेरे को आ जाओ केमिस्ट्री पे, मुझे निकालना है विलेय के फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, एक्स ए निकालो, ठीक है। अब टोटल इसमें कितने मोल्स हैं, Na+NB, और मैंने आपसे पूछा किसका है, केवल ए का, ए के मोल, ये हो गया आपके पास मोल भिन्न ऑफ ए। बी के निकालो, टोटल कितने नंबर है, टोटल कितने मोल है, Na+NB, पूछे किस सब्जेक्ट में है, विलायक के में, तो ये हो गया विलायक का। परसेंटेज पूछे तो 100 का मल्टीप्लाई, बस इतना करना है। साथ में आपको ये चीज़ रटाई जाती है कि XA + XB का मान 1 होता है, और इस तरीके से सिद्ध भी करवाया जाता है। देखो XA का मान रख दो यहाँ पे और XB का मान रख दो, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि LCM ले लो, LCM लेने के बाद ये एक दूसरे को काट देंगे और एक आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिद्ध हो गया। पर अपन लोगों को डेली लाइफ से समझना है क्या कि फ्रैक्शन, देखो अगर मैं आपसे कहूँ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/3, 1/4 इस तरीके से होता है। इनके मान देखो 0.5, 0.6, 0. ये हो जाएगा आपके पास 25, इस तरीके से होता है। मैक्सिमम मान क्या आएगा, 1 आएगा, ऊपर और नीचे एक जैसी भिन्न आएगी, यानी कि मैक्सिमम जब आप भिन्नों को जोड़ दोगे तो मैक्सिमम मान कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। मैक्सिमम परसेंटेज कितनी हो सकती है, 100% हो सकती है। तो आज आप लोगों के परसेंट W/W तो कंप्लीट, कल हम लोग करेंगे W/V वाले मेथड्स, ठीक भाई।